नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर आप शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिंदी का सेशन प्रारंभ किया था, जिसमें क्या हुआ था कि हम लोगों ने भाषा, बोली इत्यादि के बारे में देखा था और हिंदी का विकास देखा था। उसी क्रम में आज का ये अगला लेक्चर है, जिसमें हम लोग वर्णमाला से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे, वर्णमाला अच्छे से पढ़ेंगे। लगभग जिन परीक्षाओं में हिंदी आती है उसमें वर्णमाला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, रोल रहता है। तो उसके लिए हमें एक एक प्रश्न को तैयार करना है, आसानी से अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए भाई, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है वर्णमाला, तो ये वर्णमाला क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए भाई, वर्णमाला में वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है। किसका क्रम होता है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित क्रम या वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में होता क्या क्या है भाई? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो स्वरों में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले स्वर आते हैं और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, जिसमें आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आए, ओ, आओ, ऐसे स्वर रहते हैं। इसके बाद कौन से आते हैं? अंग और आहा अयोगभा होते हैं। कौन से होते हैं? अयोगभा। अयोगभा संख्या में कितने होते हैं? तो संख्या में 2 होते हैं। अयोगभा की संख्या कितनी होती है? 2। और ये 2 कौन से होते हैं? अंग और आहा होते हैं। इसके बाद आते हैं काचटतव, का, चा, टा, ता, पा वर्ग। ये कहे जाते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। संख्या में ये 25 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो या, रा, ला, वा होता है, इनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से होते हैं भाई? अंतस्थ। अंतस्थ संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके और आगे चलते हैं, और आगे चलने पर आपको मिलते हैं, और आगे चलने पर मिलते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद होते हैं द्विगुण व्यंजन। कौन से होते हैं? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण संख्या में कितने होते हैं? टोटल वर्ण वर्णमाला में कितने होते हैं? 52 होते हैं। टोटल वर्ण वर्णमाला में कितने होंगे? 52 होंगे, जिसमें 11 स्वर अयोगभा 2 होते हैं। आगे देख लीजिए भाई, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो लिखे हुए हैं छोटी, बड़ी और ऋ, ये पूरी वर्णमाला में 3 ही वर्ण ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग। बाकी सभी कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग वर्ण है या स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है, तो आप बता पाएंगे कि छोटी, बड़ी और ऋ जो है स्त्रीलिंग होता है। अयोगभा के बारे में थोड़ा देख लीजिए। अयोगभा में अंग जो होता है उसको अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार कहा जाता है और इसमें मुख से ज़्यादा हवा निकलती है और नाक से कम निकलती है। जैसे लिखा होता है चंचल, इसमें अंक बिंदी लगी होती है। आहा को कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। ये चंद्र बिंदी लगी होती है और इसको लिखते हैं जैसे चांद लिखा, इसमें नाक से ज़्यादा ध्वनि निकलती है और मुख से अपेक्षाकृत कम ध्वनि निकलती है। निर अनुनासिक केवल मुख से बोले जाते हैं। केवल मुख से बोले जाएं उनको क्या कहेंगे? निर अनुनासिक। जैसे इधर है, उधर है, इधर उधर, आजकल, ये सब कैसे होते हैं? निर अनुनासिक होते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब बात करें इनकी स्पर्शी की, तो इसमें जो सबसे अंतिम लिखे रहते हैं 5वें अक्षर, इनको पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर कहा जाता है, या इनको कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक भी कहा जाता है, पंचमा अक्षर कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे अंतिम होते हैं। इन 5 वर्गों के सबसे अंतिम होते हैं, 5वें वर्ग के होते हैं। तो कौन से होते हैं? पंचमा अक्षर होते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा और सा, सा, हा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है कि मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि हिंदी शब्दकोश में छा से पहले क्या आता है? छा से पहले
क्या आता है या कौन सा वर्ण आता है, ऐसा बोल दिया जाए। छा से पहले कौन सा वर्ण आता है हिंदी शब्दकोश के अनुसार। तो बताइए भाई, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपने वो लिखा होगा कि छा से पहले क्या लिखा हुआ है, हा लिखा हुआ है। वैसा ही ऑप्शन बना देते हैं कि का आता है, हा आता है, त्रा आता है या ज्ञा आता है। तो आप बता पाएंगे कि हिंदी शब्दकोश में छा से पहले क्या आता है। देखिए, वर्णमाला में पूछा जाता तो निश्चित तौर पे हा उत्तर सही हो जाता, लेकिन यहाँ शब्दकोश की बात कर रहा है तो शब्दकोश की कंडीशन में हा नहीं आएगा, क्या आएगा, का आएगा। तो इस वर्णमाला को हम शब्दकोश में कैसे कन्वर्ट करें वो देख लीजिए आप। कैसे बताएंगे कि ये शब्दकोश बन जाएगा। यहाँ समझो, ये जो संयुक्ताक्षर लिखे हुए हैं इनका स्थान थोड़ा हम परिवर्तित करते हैं। जैसे छा है, इसको का के पास पहुँचा दो यहाँ पर, और हम पहुँचा देंगे त्रा को कहाँ पहुँचा देंगे, ता के पास में, और ज्ञा को जा के पास में, और स्रा को सा के पास में। स्रा को कहाँ पहुँचा देंगे, सा के पास में। अब आप कह सकते हैं कि अगर बोला जाए हिंदी शब्दकोश में छा से पहले क्या आता है, तो आप बताइए छा से पहले क्या आता है, का, ज्ञा से पहले क्या आता है, जा, और त्रा से पहले क्या आता है, ता, स्रा से पहले क्या आता है, सा। और अगर ऐसा पूछा जाता कि इनका क्रम बता दीजिए संयुक्ताक्षरों का, तो अगर शब्दकोश ही बोला जा रहा है तो जो क्रम रहता है वो रहेगा छा, ज्ञा, त्रा, स्रा। तब जो क्रम रहेगा वो छा, ज्ञा, त्रा, स्रा रहेगा। अगर वर्णमाला बोला जाता है तब रहेगा छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ठीक है भाई, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी भाई। आगे चलते हैं। देखिए भाई, ये हिंदी शब्दकोश और वर्णमाला में अंतर बताया है। तो शब्दकोश क्या होता है और क्या वर्णमाला होता है ये समझ में आया। शब्दकोश को थोड़ा चेंज करते हैं तब वो वर्णमाला को थोड़ा चेंज करते हैं तो वो शब्दकोश में परिवर्तित हो जाता है। इतनी बातें आप लोगों ने सीख ली होंगी, बिल्कुल, है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए भाई, आगे वर्ण विच्छेद एक टॉपिक होता है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्णों को अलग अलग कर देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया होता का, मा और ला, इसको अलग अलग करना है तो का में स्वर बाहर निकाल दीजिए, का स्वर बाहर निकालेंगे आ, और माँ का स्वर बाहर निकालेंगे आ, और ला का स्वर बाहर निकालेंगे तो आ, कमल हो जाएगा। ये स्वरों को बाहर निकाल देने पर क्या बनता है, वर्ण विच्छेद हो जाता है। स्वर किसे कहते हैं, स्वर की अगर परिभाषा देखी जाए तो आप बता सकते हैं कि जो स्वयं की सहायता से बोले जाएं, जो स्वयं की सहायता से बोले जाएं, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और ये स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, सहायता लेकर बोले जाएं, तो उनको क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है भाई। स्वरों की सहायता लेकर बोले जाएं उनको व्यंजन कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, परतंत्र होते हैं, क्योंकि बिना व्यंजन के स्वर नहीं चलते हैं। ठीक है, बिना स्वर के क्या नहीं चलते हैं, व्यंजन नहीं चलते हैं। जैसे इसका और तोड़ के दिखा दो भाई। जैसे हमने तोड़ दिया होता कुल को कैसे तोड़ते हैं, तो आधा का और छोटा ऊ निकलेगा, और ला के बाद में हलंत करेंगे तो आ निकलेगा। तो इस तरीके से हम उससे स्वर को अलग कर देते हैं। तो आप तोड़ के बता देना, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना पुनः का कैसे तोड़ेंगे और इसमें कितने वर्ण आएंगे। पुनः को तोड़ के बता दीजिए इसमें कितने वर्ण आएंगे। आगे चलते हैं भाई। आगे देखिए, स्वरों के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। क्या, देखिए, स्वर संख्या में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि 11 होते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। और अगर संख्या बोली जाती है पेपर में तब आप 11 लगा कर आएंगे। कौन सा लगाएंगे, 11 संख्या में। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ू, रे, ए, आए, ओ, आओ। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, 10 होते हैं, क्योंकि छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो पूछा जाता है कि आ में कौन सी मात्रा होती है, तो आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये बड़ा, ये छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, आए, ओ, आओ, ये इनकी मात्राएं लगी हुई हैं। स्वरों के भेद कितने होते हैं, स्वरों के भेद 3 होते हैं। हिरस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। स्वर के 3 भेद होते हैं, हिरस्व, दीर्घ और प्लुत। तो आगे देखिए व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन की मूल संख्या कितनी है ऐसा बोला जाए तो व्यंजन की मूल संख्या 3 होती है। मूल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, स्पर्शी आते हैं जो कि 25 होते हैं, अंतस्थ आते हैं जो 4 होते हैं, और ऊष्म आते हैं जो कि 4 होते हैं। व्यंजन कुल वर्ण कितने होते हैं, यानी कुल व्यंजन बोले जाएं कितने होते हैं, तो होते हैं 39।
39 में 25 पहले वाले और 4 और 2 6 और ऐड हो जाते हैं। 4 कौन से? संयुक्ताक्षर, और 2 कौन से? द्विगुण। तो 4 और 2 6 और जोड़ दो, तो इसमें 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 39 हो जाता है, 39 हो जाता है। इसके भेद कितने होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका स्पर्शी, और एक होता है अंतस्थ, और एक होता है ऊष्म, और कौन सा होता है? ऊष्म होता है। इसके भी 3 भेद होते हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए। आगे स्वरों को बांटा गया है। तो स्वरों को किस किस आधार पे हमें पढ़ना है? तो नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। संधि का मतलब होता है मिलकर बनना। तो मूल स्वर कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋ होता है। कौन सा होता है? ऋ। ये 4 होते हैं, इनको मूल स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो याद रखो भाई, संयुक्त स्वर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं संयुक्त स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को सजातीय कहते हैं और संयुक्त स्वर को विजातीय कहते हैं। क्यों कहते हैं देख लीजिए आप। जैसे इसमें आ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? बड़ा। छोटी प्लस छोटी मिलके बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा मिलके बड़ा ऊ बनेगा। देखिए ऐसे समझिए, एक गिलास मौसम्बी के जूस में 1 गिलास मौसम्बी का जूस मिलाएंगे तो बड़ा मौसम्बी का जूस 1 गिलास बनेगा। ये कैसा? सेम गिलास मिलाया जा रहा है, तो कौन सा बनेगा? सजातीय। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पहले का आ ले लो, दूसरे का ई ले लो। आ प्लस ई मिलके क्या बनेगा? ए बनेगा। आ प्लस ए मिलके क्या बनेगा? आई बनेगा। आ प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा? ओ। और आ के साथ ओ का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या मिलेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। यहाँ पर याद रखिए, हाँ यहाँ पर याद रखिए, ए और ओ में गुण संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? गुण संधि हुई है। ये बात आप लोग अच्छे से याद कर लो भाई, पूछा भी जाता है वर्णों के स्तर पर। इनमें गुण संधि हुई है। और ए और औ में इसमें वृद्धि संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? वृद्धि संधि से इनको किया गया है। तो समझ में आया होगा यहाँ तक आप लोगों को। और देख लीजिए भाई, इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग वर्ण मिल रहे हैं और अलग ही वर्ण बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विजातीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजातीय। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आ में ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तब याद रखिए उसमें गुण संधि होगी और क्या बनेगा? ए बनेगा। हिरस्व के कितने भेद होते हैं? हिरस्व के 4 भेद होते हैं। हिरस्व कितने प्रकार के कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो ये लिखे हुए हैं यही हिरस्व हैं। मूल स्वर ही हिरस्व होते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋ। दीर्घ में कौन से आते हैं? अगर पूछा जाए कालमान के आधार पर दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो 7 लगाना है। इन दोनों को जोड़ करके 7 हो जाएंगे। देखो 3 इधर के और 4 इधर के, 3 इधर के और 4 इधर के, 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तब 3 लगाना है। अगर पूछा जाए मात्रा या कालमान के आधार पर दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तब 7 लगा के आना है। ठीक है भाई। और प्लुत किसे कहते हैं? देखिए इनको मात्रा के आधार पर बांटेंगे तो इसको एक मात्रिक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एक मात्रिक। इसको द्विमात्रिक कहेंगे, द्विमात्रिक। और इसको त्रिमात्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक। तो जिसे बोलने में एक मात्रा का 1 बार पलक झपकने का टाइम लगता है उसको एक मात्रिक, 2 बार पलक झपकने का टाइम लगता है यानी 2 घड़ी का टाइम लगता है तो द्विमात्रिक, 3 मात्रा का टाइम लगता है तो त्रिमात्रिक। ओम लगभग में 3 मात्रा का टाइम लगता है, इसीलिए उसको क्या किस में रखा गया है? प्लुत में। पूछ लेता है ओम किस प्रकार का वर्ण है, तो याद रखिए ये प्लुत वर्ण है। कैसा वर्ण है? प्लुत वर्ण है। आगे चलते हैं भाई, आगे देखिएगा। स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है, इसको बहुत ही आसानी से जान लेंगे। कैसे भाई? देखिए सबसे पहले हमें वहाँ क्रॉस लगाना है जहाँ से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। तो याद करो भाई, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। फिर मूर्धा वाला देख लो, मूर्धा से केवल एक ही बोला जाता है, वो है ऋ। कौन सा होता है? ऋ। अब हमें जैसे स्वर लिखते हैं वैसे ही लिख देना है, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी ई और बड़ी। और क्या करेंगे? अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कौन सा लिखेंगे? बड़ा ऊ। अब आपको करना क्या है? वहाँ पर कंठ तालु लिखा हुआ है तो कंठ का क्या ले लेंगे? आ, और तालु का क्या ले लेंगे? ई। तो आ प्लस ई मिलके क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। जब ए आया है तो इसका बड़ा भाई यानी आई भी आएगा। कौन सा आएगा? आई भी आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ई का ही प्रोडक्ट ए है और ए का ही प्रोडक्ट कौन सा है? आई है। यहाँ का आ का क्या ले लेंगे? आ ले लेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए ओष्ठ का क्या ले लेंगे? ऊ ले लेंगे। तो आ प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा? औ बनेगा। कौन सा बनेगा? ओ। ओ का बड़ा भाई कौन सा आ जाएगा? औ आ जाएगा।
तो अगर पूछा जाता है कि अ का उच्चारण स्थान बताइए तो कंठोष्ठ बताना है, ऐ का बताना है तो कंठ तालु बताना है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। आगे देखिए भाई, ये होते हैं ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो एक व्रतमुखी होते हैं, जिन्हें बोलने पर होंठ गोलाकार हो जाएं उनको क्या कहते हैं, व्रतमुखी। जिन्हें बोलने पर होंठ आधे गोलाकार हो जाएं उनको अर्धव्रतमुखी कहते हैं। जैसे व्रतमुखी में वही आते हैं जिनमें होंठ गोलाकार, जैसे कौन सा होता है, ऊ, तो ऊ की सारी फैमिली लिख दो, तो ऊ है, बड़ा ऊ है, ऊ से बने हुए प्रोडक्ट कौन से होते हैं, ओ भी होता है, और कौन सा होता है, औ भी होता है। तो ये आपने समझ लिया। अर्धवृत्ताकार में कौन सा, ई की फैमिली लिख दो, ई बड़ी, और ई से ए बनता है, ई से ऐ बनता है, ठीक है। और इसमें आ जाएगा बड़ा, आ जाएगा डॉक्टर वाला आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 6 इसमें हो जाएंगे। और व्रतमुखी में कितने हो जाएंगे, 4 उसमें आ जाएंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे देखिए, अग्रस्वर और पश्चस्वर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। तो सबसे पहली बात तो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि मध्यस्वर किसे कहते हैं। तो मध्यस्वर कौन सा होता है, जो छोटा आ होता है उसको क्या कहते हैं, मध्यस्वर कहा जाता है। और मध्यस्वर के साथ साथ में इसको क्या कहा जाता है, इसके साथ साथ में इसको केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। कौन सा, केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है, इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, मध्यस्वर या केंद्रीय स्वर कहा जाता है। अग्रस्वर और पश्चस्वर याद करने के लिए एक सामान्य ट्रिक यूज करेंगे। जैसे आप क्लास पढ़ा रहे होते हैं, तो क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो आगे बैठे हुए बच्चे से क्या कहेंगे, ई बैठा है, और पीछे बैठे हुए बच्चे से क्या कहेंगे, ऊ बैठा है। तो ई बैठा है मतलब ई की फैमिली, ऊ बैठा है मतलब उसकी फैमिली, ऊ की फैमिली। तो हमने क्या कर लेना है, ई की फैमिली देख लेनी है। ई की फैमिली कौन कौन सी होती है, देखो ई आएगा तो इसका बड़ा ई भी आता है, और ई आया है तो ई से बने हुए प्रोडक्ट भी आएंगे, तो ई से ई ए बनता है, और ए मिलकर क्या बनता है, आई बनता है। तो ई बड़ी और ए आई ये आ जाते हैं। पीछे बैठने वाले को कहीं ऊ बैठा है, ऊ बैठा का मतलब ऊ की पूरी फैमिली, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, इससे ही तो ओ आओ बने हैं, और इसके साथ में 2 और रहते हैं जो बड़ा और आगत रहते हैं। ये आपने अग्रस्वर और पश्चस्वर ट्रिक से याद किया, ठीक है। और मुख द्वार खुलने के आधार पर देखिए, संव्रत कौन से होते हैं, देखिए संव्रत में क्या होता है, थोड़ा मुंह खुलता है, थोड़ा मुंह खुले तो कौन सा रहेगा, संव्रत। याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो जो आपने याद किए हैं उसी में 2 व्रत बना दो, 2 व्रत बना देंगे तो इन्हीं को संव्रत कहेंगे। व्रत मतलब गोल, ठीक है, इनको गोला बना देंगे 2 पर तो कौन से हो जाएंगे, संव्रत। तो संव्रत में शुरुआत के 2 आएंगे, यानी कौन सा आएगा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संव्रत में इससे थोड़ा ज्यादा मुंह खुलता है, संव्रत से थोड़ा ज्यादा मुंह खुले तो कौन से आ जाते हैं, तो सबसे नीचे वाले जो लिखे होंगे, इसके नीचे ए वाले, ये वाले किस में आ जाएंगे, ये ए और ओ, ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके अर्ध संव्रत में। किस में आ जाएंगे, अर्ध संव्रत में। विव्रत में बड़ा सा मुंह खुलता है, ज्यादा मुंह खुलता है, तो वो कौन सा होता है, विव्रत। इसमें कौन सा आता है, केवल बड़ा आता है। कौन सा आता है, केवल बड़ा लिखेंगे। अर्ध विव्रत में क्या होता है, अर्ध विव्रत में मुंह जो खुलता है वो विव्रत से तो ज्यादा खुलता है लेकिन संव्रत से कम खुलता है। मुख जो खुलेगा वो विव्रत से तो ज्यादा खुलेगा लेकिन संव्रत से कम खुलेगा। अब छूटे हुए लिख दो, एक तो ये छूट गया है और ये लास्ट वाले छूट गए हैं, तो इनके साथ में इसकी पूर्ति कर देंगे तो पता चल जाएगा कौन से होते हैं इसके भाई। छोटा ए, औ और डॉक्टर वाला आ हो जाता है, यानी आगत स्वर आ हो जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सामान्य व्यंजन की, इतना स्वर याद है तो आप कहेंगे स्वरों के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त है। व्यंजन के बारे में देखेंगे, व्यंजन में सबसे पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं व्यंजनों का क्या होता है। देखिए, एक होता है का वर्ग और एक होता है जा, एक टा, एक ता और एक पा। देखिए, का वाले को हम कहते हैं नंबर 1, इसको कहते हैं 2, इसको कहेंगे 3, इसको कहेंगे 4, ये कहेंगे 5, इसीलिए इनको पंचमा अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पंचमा अक्षर क्यों कहा जाता है, ये बात समझ में आ रही होगी। अब देख लीजिए भाई, यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। जब कभी भी हम 2 कह रहे होंगे तो आपको खा वाली लाइन ये वाली याद आ रही होगी, जब 3 कह रहे होंगे तो गा वाली लाइन, और 4 कह रहे होंगे तो ये वाली लाइन, 5 कह रहे होंगे तो ये वाली। जब हम डायरेक्ट लिख रहे होंगे तब आप इस बात को समझ रहे होंगे कि खा वाली लाइन बोल रहे हैं हम, 2 लिख रहे हैं, तो समझ में आई इतनी बात। अंतस्थ कौन से होते हैं, देखिए एक लाइन यहाँ की छोड़ देंगे तो हम लिखेंगे अंतस्थ जो होते हैं वो होते हैं या, रा, ला और वा, और ये कौन से होते हैं उसमें सा, सा और हा होता है, सा 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 हा होता है। अब देखिए, उच्चारण स्थान याद करेंगे, उच्चारण स्थान को बहुत आसानी से याद करेंगे। एक ट्रिक बताई थी, कतम दयो,
कौन सी थी? कतम दयो। इसी को लिख देना है। देखो का, ता, मा, दा, ओ, कतम दयो। क्या होता है? का से क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ। ता से क्या हो जाएगा? तालु। मा से क्या हो जाएगा? मूर्धा। दा से क्या हो जाएगा? दंत। ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ठ। तो आपने पता किया कि का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। अब यहाँ तो 5 लाइनें थी तो हमने कतम दयो लगा दिया। यहाँ 4 लाइनें हैं और ऊपर वाली लाइन भी क्या है? गायब है। ऊपर वाली लाइन भी क्या है? गायब। तो हम का को गायब कर देंगे। अगर का को गायब कर देंगे तो बची हुई ट्रिक क्या हो जाएगी? तम दयो। तो यहाँ से ता लिख लेंगे। ता से क्या हो जाएगा? तालु। मो से क्या हो जाएगा? मूर्धा। दा से दंत। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। अब होता क्या है भाई? देखिए, अब समझना, ये या और सा बड़ा वाला, ये दोनों कहाँ से बोले जाते हैं? तालु। तो आप कहेंगे, जब बड़ा वाला सा देखेंगे तो आप कहेंगे ये तालव्य सा होता है। कैसा सा होता है? तालव्य सा होता है। रा और इसके साथ में पेट चिरा सा जो होता है उसमें कौन से बोला जाता है? मूर्धा से। तो आप इस सा को जब देखेंगे तो आप कहेंगे ये मूर्धन्य सा लिखा हुआ है। अगला देखें, ला और ये छोटा सा लिखा होता है, ये कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? दंत। तो ये छोटा सा होता है, इसको दंत सा कहा जाता है। दंत सा। वा जो है इसको दंतोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। और हा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से होता है भाई? कंठ से होता है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो पाई कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो आसानी से कैसे याद किया आप लोगों ने। आगे देखिए, छा जो होता है संयुक्ताक्षर। देखिए, 2 व्यंजनों से मिलकर जो बने उसे संयुक्ताक्षर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षरों में 2 व्यंजन होते हैं, साथ में स्वर भी निकलता है। जैसे आपने लिखा है कि छा कैसे बनता है, तो का और प्लस सा। या तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा ऑप्शन में, और या ऐसा नहीं मिला तब आप याद रखो भाई, का के साथ में सा को भी हलंत किया जाएगा और इसमें से आ निकालेगा। ये भी बात सही लिखी हुई है, ये भी बिल्कुल सही बात लिखी। त्रा को कैसे? आधा ता और प्लस रा मिलेगा, या आधा तार करेंगे और रा को भी आधा करेंगे और इसमें से क्या निकालेंगे? आ निकालेंगे। ऐसे ही ज्ञा को, ज्ञा में जा और प्लस या हम ऐसा कह लें कि आधा जा और हलंत का या और आ निकाल दें। अगला देखो, स्रा को सा और प्लस रा लिखें, या हम सा के साथ में रा को भी हलंत कर दें और इसमें से आ निकाल दें। ये आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, इधर वाले भी मिल सकते हैं, वो वाले भी। दोनों ऑप्शन ठीक हैं। दोनों ऑप्शन कैसे हैं? ठीक हैं। आगे पढ़ेंगे। आगे होता है संप्रक्त किसे कहते हैं और द्वित्व किसे कहते हैं या युग्मक किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझ लेना, आधा अक्षर जो लिखा हो, पूरा अक्षर उसी वैरायटी का ना आए तो वो कौन सा होगा? संप्रक्त होगा। यानी ये सेम नहीं होते हैं, इसमें ये सेम नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं आएंगे। जैसे कभी लिखा हो कंबल, क्या लिखा हो? कंबल, तो आधा माँ आया है लेकिन वा आया है, तो आधा माँ और बा अलग अलग वैरायटी के हैं, इसीलिए इसे को क्या कहेंगे? संप्रक्त। संप्रक्त जो खुदे लिखा हुआ है वो भी कैसा है? संप्रक्त, क्योंकि का के बाद क्या आया है? ता आया है। आधा का आया है तो पीछे आधा का नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए, तो ता आ गया है, तो कौन सा हो जाएगा? संप्रक्त। द्वित्व में क्या होता है? आधा अक्षर जो होता है, पूरा अक्षर उसी वैरायटी का, यानी सेम ही होता है। कैसा होता है? सेम होता है। जैसे दिल्ली, जैसे क्या हो जाता है? दिल्ली। ये आधा अक्षर है ला, तो ला के पीछे ला ही आ गया। प्रसन्नता हो जाता है, क्या हो जाता है? प्रसन्नता हो जाता है। यानी आधा अक्षर जो आया है ना, उसके पीछे भी ना आया है। आपने यहाँ तक समझा कि संप्रक्त और द्वित्व में क्या अंतर होता है। जिसमें आधा अक्षर के बाद में उसी वैरायटी का पूरा अक्षर आए तो वो कौन सा होगा? द्वित्व होगा या युग्मक होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी कितने होते हैं? ये तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं। कितने होते हैं? 25। यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 25 होते हैं। ऊष्म संघर्षी कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, सा 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 हा। पंचमा अक्षर या अनुनासिक किसे कहते हैं? तो यमंगणनम होते हैं, यानी इनको पंचमा अक्षर। आपसे ऑप्शन देके पूछता है इनमें से कौन सा पंचमा अक्षर है, तो याद रखिए ये पंचमा अक्षर लिखे हुए हैं यमंगणनम, इनको याद रखिएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं? घोष अघोष पढ़ना है। घोष अघोष महत्वपूर्ण टॉपिक। अघोष किसे कहते हैं? अघोष संख्या में 13 होते हैं। कहते किसे हैं? अघोष आ माने नहीं, घोष माने आवाज या गूंज, अर्थात जिसमें गूंज की आवश्यकता ना हो उसे क्या कहेंगे? अघोष।
अघोष में केवल श्वास से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? केवल श्वास से बोले जाते हैं भाई, तो उनको क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। जैसे 1 और 2, वही लाइन याद करो, का वाली और खा वाली नीचे लाइन, 1 और 2 और सा सा सा, ये तीनों आते हैं। और सघोष किसे कहते हैं? जिसमें केवल गूंज की आवश्यकता हो बोलने के लिए। संख्या में ये 20 होते हैं। याद करो भाई, 3, 4, 5 जो लिखाया था, यानी गा वाली लाइन, घा और अंगा वाली लाइन, ये 3, 4, 5 वाली लाइन, और स्वर और अंतस्थ और द्विगुण और हा, ये किस में आते हैं? आप हैं, ये किस में आते हैं? सघोष। सघोष को क्या कहते हैं? घोष वर्ण भी कहा जाता है। खाली घोष लिख कर आए तब भी सघोष समझना है, तब भी क्या समझना है? सघोष। देखिए याद कैसे रखना है, जैसे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, बच्चों को जब पढ़ा रहे होंगे तो बच्चों को कभी शांत करने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कौन सा इशारा करते हैं? इस तरीके से। तो 1 और 2, 1 और 2, यानी 2 उंगलियों का काम ले रहे हो, पहली और दूसरी और सा की आवाज़। तो जो शांत करने के लिए आ माने नहीं और घोष माने ध्वनि, यानी ध्वनि ना करो, तो उसके लिए क्या यूज किया आपने? पहली और दूसरी उंगली और सा की ध्वनि। इसका मतलब ये है कि अघोष में 1 और 2 और सा की ध्वनि के अलावा कुछ नहीं आता है। अगर अघोष छांटना आता है जिसे, वो क्या कर लेगा? वो सघोष भी बता लेगा, वो सघोष, क्योंकि अघोष को छोड़ दो तो बाकी क्या बचेंगे? सघोष बचेंगे। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें भाई तो क्या लिख सकते हैं कि का वाली लाइन नीचे कचटतप, कचटतप पूरा आ जाएगा, और खा वाली लाइन आ जाएगी पूरी, तो कौन से हो जाएंगे? ए वाले हो जाएंगे, और इसके साथ सा 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 आ जाता है, तो कौन से हो जाएंगे? वो अघोष हो जाएंगे। देखिए प्राण के आधार पर देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण देख लीजिए, समझो भाई। प्राण के आधार पर अल्प प्राण कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है। जिन्हें बोलने के लिए अधिक श्वास की आवश्यकता पड़े उन्हें क्या कहेंगे? महाप्राण कहा जाता है। ऐसा पूछा जाता है किसमें स्वर यंत्रियां झंकृत होती हैं, किसमें संकृत नहीं होती हैं। तो भाई मेरे याद रखो कि जो अल्प प्राण होते हैं इनमें स्वर यंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, और जो महाप्राण होते हैं इनमें स्वर यंत्रियां झंकृत हो जाती हैं। तो जिनमें स्वर यंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहा जाता है। इसको याद करने के लिए आप याद कर लो कि 24 और प्लस ऊष्म वर्ण, यानी दूसरा और चौथा वर्ग याद रखो। जैसे हमने लिखा होगा कचटतप लिखा होगा, उसमें बताया होगा दूसरा और चौथा। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है शुरुआत में, यहाँ देख लीजिए आप थोड़ा, इसमें जो लिखा हुआ है दूसरा और चौथा, यहाँ समझो भाई, इसमें लिखा हुआ कि दूसरा और चौथा, दूसरे वाले इसको कहेंगे और चौथे वाले इसको कहेंगे। यानी ये वर्ण उठा लिए जाएं, खा, छा, ठा, था, फा, यहाँ तक ये वर्ण उठा लिए जाएं, और कौन सा? चौथे वाले के ए वाले उठा लिए जाएं। तो इनको क्या कहेंगे हम? इनको कहा जाता है, याद रखो भाई, इनको कहा जाता है महाप्राण। क्या कहा जाता है? 24 को क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। बात आई समझ में आपको? तो इसी प्रकार देखेंगे आगे, इसी प्रकार आगे जो पढ़ा रहे थे उसको देखेंगे कि क्या होता है अल्प प्राण, क्या होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण आपने समझ लिया होगा। अब याद कैसे रखना है? देखो हमने अगर बता दिया कि महाप्राण किसे कहते हैं, देखिए ये दूसरा तरीका है जिसमें बता रहे हैं। महाप्राण उन्हें कहा जाता है जिनके साथ में यच आता है। क्या आता है? यच आता है। यच वाले जो भी कहेंगे होंगे उनको क्या कहा जाएगा? महाप्राण कहा जाएगा, जिनके साथ में यच आ जाता है। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है? अपवाद है चा। चा में सी एच आते हुए भी एक ऐसा है अल्प प्राण है, एक ऐसा है अल्प प्राण है। देखिए एक अपवाद याद रखो जिसका नाम है चा। चा में क्या है कि ये एच आ गया है, एच आने से ये महाप्राण होना चाहिए, लेकिन ये कैसा है? अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण कहा जाता है जिसमें एच ना आए, एच ना आए, यच ना आए, ऐसे वर्णों को हम अल्प प्राण कहेंगे। जैसे कोई भी वर्ण ले लो, लेकिन इसका भी एक अपवाद है सा। अपवाद कौन सा है? सा को यस लिखते हैं और यस के साथ में एच नहीं आता है, फिर भी ये कैसा होता है? महाप्राण होता है। कैसा होता है? बताओ भाई, महाप्राण होता है। तो हम इस ट्रिक को लगाएंगे तो हम आसानी से अल्प प्राण महाप्राण छांट पाएंगे। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ भी लेता हूँ, जैसे बता दो भाई, का और छा और ढा या धा और ना, इनमें कौन सा अल्प प्राण कौन सा महाप्राण? तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका के करते हैं और इसका सी डबल एच करते हैं और इसमें डी एच करते हैं और इसमें एन करते हैं। तो आप बता देंगे कि भाई इनमें से 2 अल्प प्राण हैं। कौन कौन से? ये वाले अल्प प्राण हैं, और 2 कैसे हो जाएंगे? ये वाले महाप्राण हो जाएंगे। तो आप एच लगा कर आराम से बता सकते हैं। इतनी आसान ट्रिक से आप बता देंगे। अगले चलते हैं भाई, आगे देखिएगा।
आगे कुछ विशिष्ट वर्ण होते हैं, जैसे विशिष्ट वर्ण डा और ढा है। जैसे यहाँ पर डा के बारे में देखेंगे, डा को क्या कहते हैं, अल्प प्राण होता है। ये कैसा होता है, अल्प प्राण। अभी अल्प प्राण महाप्राण, इसको डी लिखते हैं और इसको क्या लिखेंगे, डी एच। और हमने बताया जिसके साथ एच आए उसको क्या कहेंगे, महाप्राण कहा जाएगा। सबसे आसान ट्रिक है, जिसके साथ एच आ जाए समझ लो वो महाप्राण हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ये दोनों कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। इनको और किस किस नाम से जाना जाता है, एक उच्छिप्त वर्ण कहे जाते हैं, संकर वर्ण, द्विज वर्ण, नवीन वर्ण और आधुनिक वर्ण भी कहा जाता है। इसको ताड़न जात नाम से भी जाना जाता है, ताड़न जात भी कहते हैं कहीं कहीं इसको, ऐसा भी लिखा मिलेगा कि ताड़न जात वर्ण किसे कहते हैं, तो डा और ढा आ जाएंगे। तो आप इन बातों को समझ पाए। अगला एक होता है विशिष्ट वर्ण में हा आता है। हा कैसा होता है, सघोष होता है। और कैसा होता है, कंठ से बोला जाता है। ये कैसा है, महाप्राण, क्योंकि ये ऑलरेडी एच बना हुआ है। एच जिसके साथ आता है वो महाप्राण, वो ऑलरेडी एच है तो महाप्राण है ही। तो देख लीजिए भाई, इसको क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण भी, काकल्य वर्ण भी कहते हैं इसको, काकल्य वर्ण भी, काकल वर्ण या स्वरयंत्री व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसके नाम से भी जाना जाता है। इसको ऐसे पूछा जाता है काकल्य वर्ण कौन सा होगा, तब हम बता पाएंगे भाई। आगे देखें, या को क्या कहा जाता है, ये अर्ध स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, देख लीजिए, अर्ध स्वर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि या जब बोलते हैं तो ई प्लस आ कहते हैं। ये स्वर की ध्वनि है, ये स्वर की ध्वनि है, लेकिन इसको व्यंजन में रखा जाता है, इसीलिए इसको अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। ये व्यंजन की में रखा गया, लेकिन ध्वनि किसकी है, स्वर की। लुंठित क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जीभ जो है वो ऊपर वाले तालु को रगड़ते हुए जाती है। जब रा बोलते हैं तो जीभ लुंठित यानी रगड़ते हुए जाती है, तब कौन सा व्यंजन हो जाएगा, लुंठित व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, ला होता है। ला पार्श्विक व्यंजन क्यों है, क्योंकि ला बोलते टाइम जीभ हमारे तालु पर ऊपर लगती है और हवा जो है किनारों से होकर निकलती है। पार्श्व यानी किनारा होता है, तो जब हवा किनारों से होकर निकले वो वर्ण कौन सा होता है, ला होता है। ऐसे ही उआ क्या होता है, अर्धस्वर। अर्धस्वर दो ही होते हैं, एक या होता है और एक उआ होता है। या और उआ कैसे होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। क्योंकि उआ भी बोला जाता है तो हम कहते हैं ऊ प्लस आ, उआ कहते हैं। ये स्वर की ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, ये दोनों स्वर की ध्वनि है, जबकि इसको किस में रखा जाता है, व्यंजन में रखा जाता है। आप समझ पाए आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। आगत स्वर कौन सा होता है, तो एक ही स्वर है जो आगत स्वर है और वो है जे वाला आ। इसको क्या कहते हैं, कहाँ यूज होता है, जैसे ऑफिस लिखा हुआ है, ऑफिस में यूज करते हैं, डॉक्टर लिखते हैं तब यूज करते हैं इसको। तो ये जो आ होता है ये आगत स्वर। पूछा जाए आगत स्वर कितने होते हैं, तो संख्या में एक ही होता है। कितना होता है, एक, और वो लिखा हुआ है। आगत व्यंजन कितने होते हैं, तो आगत व्यंजन 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, का, खा, गा, जा, फा। इसमें क्या लगा होता है, इसमें नुक्ता लगा होता है। क्या लगा होता है, नुक्ता लगा होता है। अरबी फारसी से लिया गया है, इसीलिए इसको आगत व्यंजन कहा जाता है। और ये 5 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, का, खा, गा, जा, फा। इन्हीं में नुक्ता लग सकता है और किसी में नुक्ता नहीं लगता है। वत्सर्य व्यंजन किसे कहते हैं, ना, रा, ला, सा को वत्सर्य व्यंजन कहा जाता है। स्वर की बात करें तो मौखिक स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। लिखित आधार पर कितने होते हैं, 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। आज इस चैप्टर को हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, आपको अच्छे तरीके से सीख भी गए होंगे और इससे आने वाले प्रश्नों को हल भी कर लेंगे। आगे वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न कराएंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, उनको देखना ना भूलें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।